हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही परफेक्ट टॉपिक के साथ। वो है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट किसे कहते हैं? अकाउंटेंट की स्किल क्या होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, रोल्स क्या रहते हैं, सैलरी कितनी होनी चाहिए और उसका फ्यूचर क्या रहेगा। आज हम इन सारी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि अकाउंटेंट किसे कहते हैं। अकाउंट को हिंदी में हम लेखापाल, लेखाकार या मुनीम के नाम से भी जानते हैं। एक अकाउंटेंट वह पेशेवर व्यक्ति भी होता है जो कई प्रकार का लेखांकन कार्य करता है। ये विभिन्न प्रकार के बिजनेस के लिए लेखा जोखा संबंधित कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि अकाउंटेंट को हम पहले हिंदी में मुनीम से भी जानते थे। वो लोग हर एक कंपनी या फिर संस्था, उनका जो भी बिजनेस रहता है उसका लिखित में सब कुछ रखते हैं, कितना हिसाब है, क्या है और कितना हिसाब बाकी है, ये सारी डिटेल्स रखते हैं। अकाउंटिंग के व्यवसायी और पेशेवर को अकाउंटेंट कहा जाता है। एक अकाउंटेंट विभिन्न प्रकार के छोटे या मध्यम स्तर के व्यवसाय का लेखा जोखा रखता है। यह बैलेंस शीट, बही खाता या बही खाता से संबंधित किसी भी अन्य डेटा को मेंटेन रखता है। अकाउंट जो भी संभालता है उसे अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटिंग के काम में छोटे छोटे जो भी बैलेंस शीट होते हैं या फिर उधार दिए हुए जो होते हैं या फिर लेने होते हैं, वो सारी डिटेल्स का मेंटेन करना एक अकाउंटेंट का काम रहता है। इन क्षेत्रों में प्रामाणिक पेशेवर को चार्टर अकाउंटेंट के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम हमारी बात में बोलते हैं तो जो भी एक सीए हुआ होता है उसको प्रोफेशनल सीए मतलब कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोला जाता है। भारत में 3 प्रकार के अकाउंटेंट होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीनों समान रूप में प्रतिष्ठित प्रोफाइल है जिनके लिए आपको कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। मतलब कि हम भारत में 3 प्रकार के अकाउंटेंट लाते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीनों ही बड़े ही अच्छे लेवल पे होती है, पर उसके लिए बड़ी ही हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है जो एक अकाउंटेंट को करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए क्या-क्या स्किल होनी चाहिए। उसका पहला है कम्युनिकेशन स्किल। अगर अकाउंटेंट में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो उसका जो भी कार्य है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएगा। उसकी स्किल की वजह से वो आगे बढ़ सकता है और कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना ही बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर का ज्ञान। मतलब कि अकाउंट में जो भी सॉफ्टवेयर आता है, टैली होता है या फिर ईआरपी होता है या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर होता है, तो उसका नॉलेज होना उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं और नंबरिंग्स आ गए मतलब अकाउंटेंट है। एनालिसिस होना और इंटरपर्सनल स्किल। मतलब कि क्या चीज़ें जा रही है, क्या आ रही है, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, उसका एनालिसिस करना, कितने पैसे जा रहे हैं उसका एनालिसिस करना। और इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि हर एक से अच्छा रिलेशन रखना। संख्या और गणित में मजबूत होना, मतलब कि हर एक आंकड़े का उसको हिसाब होना चाहिए, कैलकुलेशन उसका सही होना चाहिए, उसका एक एक मजबूत पाए पे हिसाब उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटेंट की प्रक्रिया की समझन, मतलब कि अगर अकाउंट वो ले रहा है तो वो कैसे कैसे मतलब वाउचर बनते हैं, क्या जेबी लगती है, कौन सा अकाउंट डिबेट में गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए उसकी जो भी प्रोसेस रहेगी वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल ले ले, हमें किसी को पैसे देने हैं कंपनी में से, तो पहले उस कंपनी के ऑनर या फिर जो भी जवाबदार व्यक्ति रहता है उसका अप्रूवल चाहिए, सिग्नेचर चाहिए या फिर ऐसा प्रूफ चाहिए कि हाँ, इनको हमें पैसे देने हैं और लिखित में हमारे पास प्रूफ रहे। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। कानूनी प्रक्रिया की समझन होना, मतलब कि अगर कोई बंदा होता है, कोई फ्रॉड करके जाता है, कोई पैसे लेके चले जाता है या फिर कोई इश्यू रहता है, तो कानूनी प्रक्रिया में क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या रह सकता है, वो सारी चीज़ों की समझन उसमें होनी बहुत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर क्षेत्र में वातावरण में अधिक समय तक काम करने की क्षमता, मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें बहुत ही प्रेशराइज होना पड़ता है या फिर कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, तो उस टाइम में उसको वो अच्छे से काम कर पाए और ज़्यादा लंबे समय तक खींच पाए या फिर सीजनेबल टाइम होता है तो खींच पाए, वैसा एक इसके अंदर स्किल होनी बहुत ही ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये हो गया कि स्किल क्या होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए एक अकाउंटेंट बनने के लिए। अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको 10th कॉमर्स स्ट्रीम होना बहुत ही ज़रूरी है। आप 12th कंप्लीट करते हो तो साइंस स्ट्रीम में भी कर सकते हो। हाँ, अधिकतर जितने भी हमारे जो स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जाना पसंद करते हैं, और सभी ही ये क्योंकि आप कुछ अकाउंटिंग का ज्ञान पहले ही ले सकते हैं, जिससे कि आगे चल के आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। 10+2 मतलब कि इंटरमीडिएट के बाद कॉमर्स के 3 साल का डिग्री कोर्स रहता है। कॉमर्स का 3 साल का डिग्री कोर्स मतलब कि बीकॉम। कॉमर्स के में स्नातक की डिग्री के बिना कोई भी आपको अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त नहीं करने वाला है। मतलब कि आपके पास अगर कॉमर्स की डिग्री नहीं है तो आपको अकाउंटेंट में नियुक्ति नहीं मिलेगी, मतलब ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बीकॉम कंप्लीट करते हो तो आपके ये कोर्सेज या फिर ये सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें आपको अकाउंट और फाइनेंस में क्या क्या होता है उसका नॉलेज मिलेगा। बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, इसमें आपको कॉमर्स मतलब कि बिजनेस के रिलेटेड जो आइडिया होता है वो मिलेगा और अकाउंटिंग मिलेगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग मतलब सिर्फ आप अकाउंट के बारे में ही काम करोगे, उसके लिए आपको नॉलेज दी जाएगी। बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन मतलब कि जो टैक्स वाले जो अकाउंटेंट होते हैं, हर एक अकाउंटेंट अलग अलग होता है। जैसे कि हम टैक्स पे करते हैं तो उसके भी अकाउंटेंट अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही अब अगर हम ओवरऑल बोलते हैं तो आपको 12th कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद आपको कंपलसरी सीए करना भी ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो। तो दोस्तों ये आपका एजुकेशन पार्ट क्लियर हो गया। अगर आप कुछ अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो तो आप सीए ज़रूर करना। अब हम जानते हैं कि ड्यूटीज़ क्या-क्या रहती है। एक अकाउंटेंट की ड्यूटीज़ क्या रहनी चाहिए। किसी भी फर्म में एक अकाउंटेंट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक अकाउंटेंट के रूप में आपको कंपनी के प्रोफाइल में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कंपनी की फाइनेंस आदि की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है, और इससे जुड़े कई सवालों के जवाब देने होते हैं। मतलब कि जो अकाउंटेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का। कम उसको कंपनी के लॉस, उसको प्रॉफिट, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से देखनी होती है, जिससे कंपनी के जुड़े हुए सारे सवाल होते हैं उसके जवाब देने पड़ते हैं। अकाउंटेंट की एक गलती कंपनी को जोखिम में डाल सकती है। यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए एक अकाउंटेंट जिम्मेदार होता है। कई बार ऐसा होता है, पेमेंट लेना होता है, पेमेंट देना होता है, कोई बड़ा पेमेंट करना होता है। अगर उसके अंदर कोई इशू रहता है, जोखिम वाला काम रहता है, तो सिर्फ अकाउंटेंट कोई भी गलती होती है तो अकाउंटेंट ही जिम्मेदार रहेगा। किसी भी संगठन का वित्तीय विवरण और रिकॉर्ड तैयार करना मतलब कि उनका जो भी खर्चा होता है, कौन से डिपार्टमेंट से हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रेडी करना, रिपोर्ट्स रखना, वो सारा काम भी एक अकाउंटेंट के अंदर आता है। लागत को कम करने, राजस्व और मुनाफे को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव देना मतलब कि जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको कम करने के लिए जो हमारा बेनिफिट कैसे होगा, वो कैसे हम पैसे बचा पाएंगे, उसका जो भी एक होता है उसके लिए भी हम लोगों को एक सुझाव देना रहता है। ये अकाउंटेंट का एक मेन पार्ट होता है। यह सुनिश्चित करना कि सभी करों का भुगतान समय पर किया जाए मतलब कि जो भी टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस को हम लोग एक अच्छे लेवल पे क्रिएट करके ही पे करें, या फिर टैक्सेस कैसे बचाया जाए उसके भी सुझाव देना एक अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी और नियमों की शोध और व्याख्या रखना मतलब कि अकाउंट में जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना और अवेयर रहना, ये उसका एक मेन पार्ट होता है। खाता जानकारी और जो भी रुझानों को एकत्रित करना रहता है, विश्लेषण और सारांशित करके उसके रिपोर्ट्स तैयार करना रहता है। मतलब कि एंड ऑफ द मंथ जितने भी खर्चे हुए हैं, क्या नहीं है, उसके रिलेटेड जो भी होता है एक बैलेंस शीट रेडी करनी रहती है। और विश्लेषण मतलब कि एक एनालिसिस पार्ट उसका रेडी करना रहता है कि हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं और कहाँ पे हम खर्चे बचा रहे हैं, तो उसके से रिपोर्ट रेडी करना भी एक अकाउंटेंट का काम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जाना कि अकाउंट्स के रोल क्या क्या रहेंगे, अकाउंटेंट क्या क्या कर सकता है और उसका मेन वर्क क्या है।
अब हम जानते हैं कि अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होनी चाहिए। सबने अलग अलग सुनी होगी शायद। एक अकाउंटेंट को शुरू में मिलने वाली सैलरी 10,000 से लेके 18,000 तक होती है। आपको मिलने वाली जो भी सैलरी होती है इन बात पर भी निर्भर होती है कि आपकी फर्म आपकी फर्म के अंडर में और कंपनी के अंडर में आप कैसा काम कर रहे हो, आपके अंदर कितनी नॉलेज है और आप किस प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हो, तो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब हम जानते हैं कि फ्यूचर क्या होना चाहिए। दोस्तों, हमने सैलरी के बारे में तो जाना कि 10 से 18,000 होती है और उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। हाँ, उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे इंक्रीज कर सकते हैं, 50-60,000 तक कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हो तो और आपका एक्सपीरियंस है तो। बट अब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में अलग अलग डेजिग्नेशन आ जाती है, उसके रिलेटेड अलग अलग रोल्स आ जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको एक मेंशन किया है चार्ट कि अकाउंटेंट में कौन कौन से अकाउंटेंट होते हैं और वो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटेंट बन सकता है, अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट बन सकता है, फिर वो फाइनेंस मैनेजर भी बन सकता है और उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर, मतलब कि जो भी वो फाइनेंशियल जो खर्चे रहते हैं उसका कंट्रोल करना, फाइनेंशियल एडवाइजर्स मतलब कि कंपनी को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए उसके रिलेटेड देना, फाइनेंस डायरेक्टर्स मतलब कि जो पूरी ही व्यू रचना बनाते हैं फाइनेंस के रिलेटेड उसका होना, सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट मतलब कि सीपीए। सीपीए बहुत ही बड़ी अच्छी और अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगर आप उसमें सक्सेसफुल रहते हो तो आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, मैंने मेरे एक वीडियो में सीएफओ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, वो भी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप जाना चाहो तो प्लीज एक बार जाइए और चेक कीजिए। चार्टर्ड मैनेजर मतलब चार्टर्ड मैनेजमेंट मतलब कि जो भी सीए होता है वो बनना, कंपनी की जो भी एक इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करना और उसके साथ में जो भी कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती है अकाउंट के रिलेटेड वो उसके पास रहती है। कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस, अगर आपने सीएस किया है तो भी आप अकाउंट की लाइन में जा सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा एक सैलरी पैकेज मिल सकता है। ये सारी डेजिग्नेशन आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मिल सकती है। तो दोस्तों, मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, अकाउंटेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप मेहनत करते हो तो ये सारी डेजिग्नेशन के लिए आप ऑलवेज एलिजिबल हो। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता सकती हूँ जैसे कि आप इतनी मेहनत करते हो तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं अप्लाई करने की तो पब्लिक अकाउंटिंग मतलब कि कई बार होता है कि हम अकाउंटिंग में भी, पब्लिक अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि एक कंपनी होती है, वो एक बंदा एक कंपनी लेके नहीं बैठता है, वो बहुत सारी कंपनी लेके बैठता है और उसकी अकाउंट संभालता होता है, तो उसका हो गया पब्लिक अकाउंटिंग। अब आता है टैक्स, जिसके टैक्स के रिलेटेड इश्यू होते हैं वो लोग अलग अलग से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अकाउंटेंट को, तो उसके रिलेटेड काम करना। ऑडिट, हर एक कंपनी में ऑडिटर होता है, अकाउंट ऑडिटर, तो वो बनना, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो हर एक कंपनी में अगर आप अच्छा सीए और अच्छा अकाउंटिंग जानते हो तो। फाइनेंशियल लाइन में जाना मतलब कि जो भी फाइनेंस का जो भी पार्ट रहता है उसके ही लाइन में जाना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कि अकाउंट का जो भी मैनेज करना रहता है, अप्लाई करना रहता है, उसके रिलेटेड एक काम करना, वो भी एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। रियल एसेट फाइनेंस मतलब कि जो भी ज़मीन वगैरह का जो भी रियल असेटमेंट होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें जो कैलकुलेशन, उसमें जो अमाउंट्स वगैरह का होता है उसमें भी आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। बजट एनालिसिस मतलब हर एक कंपनी में एक बजट एनालिसिस करने वाला एक बंदा होता है जो उसका स्कोर कार्ड रेडी करता है, कंपनी कहाँ लॉस में है, कहाँ बेनिफिट में है, वो सब कुछ आपको बताएगा। वो भी आप पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो पर अच्छी कंपनी में। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है अकाउंट के रिलेटेड, अकाउंटेंट के रिलेटेड, और सारी इंफॉर्मेशन आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।